हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आपने देख लिया होगा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ वो हो सकता है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, खास करके उन पेरेंट्स के लिए कि जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बन रहे हैं। तो गाइस, जो फर्स्ट मंथ होता है बेबी का, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है कि हम बेबी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होता है, ख़ास करके उन बच्चों का जो थोड़ा जल्दी पैदा हो गए हैं या फिर उनका वेट जो है वो थोड़ा कम है। तो उन लोगों को आपको बहुत ही अच्छे से रखना पड़ता है, बहुत ध्यान से। तो जो बच्चे हेल्दी वेट के साथ पैदा होते हैं उन्हें भी कवर करके रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। मौसम के अकॉर्डिंग उनको कपड़े पहनाने हैं और उन्हें रैप करने के लिए भी बहुत ही सॉफ्ट और हल्का फुल्का पतला सा कपड़ा ही यूज़ करना है। और जो बच्चे इमेच्योर पैदा हुए हैं उनको बहुत ही वार्म रखने की ज़रूरत होती है। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से उनका ख्याल बहुत ही स्पेशल तरीके से रखना है और हो सके तो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग ही बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। क्योंकि कुदरत ने जो बच्चों के लिए बनाया है वही उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे की इम्यूनिटी और बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत ही अच्छा होता है और मदर और बेबी का बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा रहता है। और अपना जो बेबी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है और उसे बीमारियों से भी बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाती है। माँ के एंटीबॉडीज़ हैं वो बेबी के अंदर पास होते रहते हैं। तो आप कभी भी बेबी को ब्रेस्ट फीड से अलग ना करें, हो सके तो अपना दूध ही बच्चे को पिलाएं। और जब फर्स्ट मंथ होता है तो बेबीज़ जो है वो ज़्यादातर सोते रहते हैं और जो बेबी फुल टाइम में और यानी कि 40 to 42 वीक्स के दौरान में पैदा होते हैं, वो बेबीज़ जो 15 दिन के होते हैं उसके बाद से ही आवाज़ें करना और आवाज़ सुनकर रिप्लाई करना और अपनी माँ को पहचानना, महसूस करना कर पाते हैं। तो अपनी बातों को नोटिस करते रहना है और बने उतना अपने बेबी को करीब रखना है, अपने पास ही सुलाना है, अपने पास ही रखना है। और मैंने बताया था इस तरह से कि बेबी को फीडिंग कराने के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ ही रखना है। तो मैं अपने बेबी के लिए पिल्लो भी यूज़ करती थी और बेबी मेरा है वो लगभग 3-4 महीने तक सिर्फ बाउंसर में ही ज़्यादा टाइम रहता था, क्योंकि उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस होता है। तो इस तरीके का जो होता है पिलो भी मिलता है बेबीज़ के लिए, वो तो मैंने नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास बाउंसर है। और इसके अलावा जब भी मुझे बेड पर बेबी को लिटाना होता था तो मैं उसे कंबल फोल्ड करके थोड़ा सॉफ्ट वाला कंबल यूज़ करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके उसे सुलाया करती थी। और ख़ास करके फीडिंग कराने के बाद तो ये आधे घंटे तक इस तरह से उसे रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रात में भी आपको इस तरह से बेबी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। जब भी आप रात को भी बेबी को फीडिंग कराएं तो उसे अच्छी तरह से बर्प करवाएं और बेबी को थोड़ा ऊपर की तरफ और थोड़ा करवट की तरफ ही रखें। क्योंकि मैं यहाँ पर जिस गांव में रहती हूँ यहाँ पर मैंने ऐसे बहुत सारे किस्से देखे हैं कि दूध पिलाने के बाद बेबी की डेथ हो गई, क्योंकि बेबी को उल्टी आई होती है बहुत अच्छे से नहीं करवाने की वजह से और गैस्ट्रिक रीज़न की वजह से। और बेबी जो है उसकी फेफड़ों में दूध चला जाता है, जिसकी वजह से बेबी की डेथ सडन हो जाती है। तो आप लोगों को प्लीज़ इस बात का ज़रूर से ख्याल रखना है। और इसके अलावा आपको बेबी को बाथ कैसे करवाना है, कब करवाना है, वो आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग, जैसे कि जो बेबीज़ होते हैं उनका वेट अगर बहुत ज़्यादा कम है तो उनको आपको बहुत वक्त तक के बाथिंग नहीं करवानी है। और ख़ास करके जब बहुत ज़्यादा ठंडी की मौसम हो तो आपको डॉक्टर की सलाह लेकर बहुत ही क्विक बात कराना है बेबी को। अगर हेल्दी बेबी है तो आप बेबी को बात करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि आप जब भी बेबी को बात करवाते हैं तो बेबी को एक वार्म कमरे में रखें और कहीं से भी ठंडी हवा है वो आनी नहीं चाहिए घर में। आप बेबी की सारी चीज़ों को जो बेबी को पहनाना है वो सारी चीज़ों को कंप्लीट करके रखें और किसी एक की हेल्प ले लें। और लगभग कम से कम 2 लोगों को मिलकर ये बेबी को बात कराना है। अगर आप अकेले हैं तो मैं उसके लिए एक वीडियो अपलोड करूँगी कि आपको किस तरीके से बेबी को अकेले बात करवाना है।
मैंने भी मेरे तीनों बेबीज़ को आपके लिए ये बात करवाया है पहले से लेकर अभी तक के, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैं आपके साथ मेरी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो ज़रूर से शेयर करूँगी। तो बेबी को बात कराने के बाद एकदम क्विक आपको बेबी को एक सॉफ्ट मोटे कपड़े के अंदर रैप करना है। वो कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें तुरंत ही पानी ऑब्जर्व हो जाए, जैसे कि कॉटन है या फिर जो बेबीज़ के टावल मिलते हैं वो भी बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो वो टावल आप यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर अपने घर में आपके कोई भी पुराने कॉटन ड्रेस का दुपट्टा हो वो आप बेबी को सोखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे अच्छी तरह से वॉश कर लें और उसे अच्छी तरह से धूप में सुखाएं और उसके बाद उसे यूज़ करें। तो बेबी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। और बेबी को मॉइस्चराइज रखें तो बेबी प्रोडक्ट जो मिलती है तो वो आपकी पसंद के अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो घर में ही आप अच्छा सा प्योर कोकोनट ऑयल बना सकते हैं, या फिर बाज़ार का एक अच्छी कंपनी का अच्छा सा कोकोनट ऑयल यूज़ करें बेबी को मॉइस्चराइज करने के लिए। तो ये सबसे अच्छा रहता है और बेबी तो बहुत सारी चीज़ों से इससे रिलीफ मिलता है। और सभी पेरेंट्स को ज़्यादातर ये क्वेश्चन रहता है कि बेबी को जो है कि डायपर पहनाना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे तीनों बेबीज़ हैं उनको मैंने पहले दिन से ही डायपर पहनाया था। और मेरा जो पहला बेबी है उसे तो डायपर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन मेरे सेकंड बेबी को डायपर की वजह से नहीं बल्कि उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से हमने जो उसे एंटीबायोटिक्स दी थी उसकी वजह से उसे रैशेस हो गए थे डायपर एरिया में और बॉडी पर भी। तो उसके लिए हमें थोड़ा कुछ ध्यान रखना पड़ गया था। और थोड़े कुछ एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये पाया है कि कोकोनट ऑयल है वो रैशेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो हो सके तो आपको अपने बेबी के डायपर एरिया में हर बार प्योर कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल को 100 ml की बोतल के अंदर 2 छोटी छोटी गोलियां जो होती है कपूर की वो डालकर उसे आप मिक्स कर लें। और वो कपूर वाला जो कोकोनट ऑयल है वो आप डायपर एरिया में और बेबी के आर्म्स के नीचे और बेबी की गर्दन के दौरान जो जगह होती है और बेबी के पैरों में और बेबी की थाइस के ऊपर जो लाइनिंग होती है उन सारी लाइनिंग्स में अगर आप ये वाला कोकोनट ऑयल लगाएंगे तो बेबी को वहाँ पर बिल्कुल भी रैशेस नहीं होंगे। आपको बेबी का जो पाउडर होता है वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बेबी के पाउडर से ही बेबी को रैशेस होते हैं। क्योंकि वहाँ जो एरिया में अपने पाउडर लगाते हैं वहाँ पे पसीना भी होता है बेबी को और वहाँ पर फ्रेश एयर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया पनपते हैं और बेबी को फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। और फिर बेबी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन और इचिंग होती है और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाते हैं कि बेबी बहुत ही इरिटेटिंग हो जाते हैं और रोने लगते हैं। और फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और ढेर सारी दवाइयाँ और लोशंस लाने पड़ते हैं। तो अगर आप पहले दिन से ही बेबी को कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपका बेबी हेल्दी है और डॉक्टर ने आपको बोला है तो आप हर रोज़ ही बेबी की बाथिंग करवाएं। बेबी के लिए अच्छा वार्म वाटर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, और एकदम भी परफेक्ट टेम्परेचर के साथ आप बेबी को फटाफट से बात करवा सकते हैं। मैं आपके साथ बहुत ही जल्द बेबी बाथिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो अब अगर जानना है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ हो गई बेबी की बाथिंग की बात। तो बेबी की क्लोथिंग के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बेबी को अगर आपके यहाँ पे बेबी आने वाला है या फिर बेबी आ चुका है तो आपको कोशिश करनी है कि बेबी के लिए फुल क्लोथ्स ही लें, क्योंकि फुल क्लोथ्स होते हैं वो भी बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल रहते हैं। तो आपको जो बाज़ार में मिलते हैं इस तरह के बेबी सूट मिलते हैं जो पूरे होते हैं बटन के साथ, तो आप वो ले सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने अपने बेबी को पहनाया है। और आपको हमेशा कॉटन क्लोथ्स ही लेने हैं, वो स्किन फ्रेंडली होते हैं और बेबी के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और बेबी को इससे किसी भी तरह की जो है इचिंग वगैरह नहीं होती है। आप फैशनेबल क्लोथ्स लेने जाएंगे तो इससे बेबी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा और बेबी को अनकम्फर्ट लगेगा, जिसकी वजह से बेबी परेशान होगा और इसकी वजह से आप भी परेशान हो सकते हैं। मैंने बेबी को जो कैप पहनाई है इसी तरीके से कॉटन मटेरियल की कैप ही आपको लेनी है और वो बहुत ज़्यादा मोटी और बहुत ज़्यादा गर्म कैप है वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बेबी होते हैं
उनको बहुत ज़्यादा गर्मी और पसीना होता रहता है, जिसकी वजह से वो जो मोटी कैप होती है वो नहीं पहन पाते, और अगर हम पहनाते भी हैं तो बेबी बेचारे हमें कुछ कह नहीं पाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। तो आप एकदम पतली सी टोपी पहनाएंगे तो भी बेबी को कंफर्टेबल ही लगेगा, क्योंकि बेबी जो है वो ऑलरेडी अंदर से वार्म ही होते हैं। और क्योंकि अगर आप गर्म कपड़े की टोपी पहनेंगे तो बेबी को इचिंग वगैरह हो जाएगी। तो कॉटन की जो टोपियाँ होती है वही आप इस्तेमाल में लें, और वही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, और बेबी को बहुत ज़्यादा पसीना गर्मी भी नहीं होती है। हमें बस बेबी को डायरेक्ट हवा से बचाना होता है। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कॉटन की टोपी के ऊपर एक और टोपी, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो तो आप कॉटन की टोपी के ऊपर एक मोटी टोपी पहना सकते हैं बेबी को। वो भी आपको बार बार चेक करते रहना है कि बेबी को बहुत ज़्यादा पसीना तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो आपको टोपी को थोड़ी देर के लिए निकाल देना है और पतली टोपी पहनानी है। और अगर आपको लगेगा बेबी ठंडा हो रहा है तो फिर आपको एक और टोपी पहनानी है। बहुत ज़्यादा ठंड हो तो ही आपको बेबी को हाथ के और पैर के मोजे पहनाने हैं। और ख़ास करके रात के वक्त आपको ये सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम बेबी को कंबल ओढ़ाते हैं, बेबी को रैप करते हैं, तो इसकी वजह से बेबी को इतना सब कुछ पहनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे बेबी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और बेबी को डिहाइड्रेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा पसीना होने की वजह से, और बेबी बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है, और जिसकी वजह से बेबी जो है वो सुसु नहीं कर पाते हैं ठीक से। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी बहुत ही कम सुसु करते हैं। तो इसका रीज़न यही होता है कि हम बेबी को बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म रखते हैं, तो जिसकी वजह से बेबी की पानी है जो बॉडी का वो कम हो जाता है। तो आप लोगों को प्लीज़ इस बात का ख्याल रखना है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि सेकंड मंथ जो होता है बेबी का, उसमें बेबी इस तरीके से रिएक्ट करता है, बातें करता है। वो अभी आँख से आँख तो नहीं मिलाता है, लेकिन हमारी वॉइस पर रिएक्ट करता है और हमें आंसर करता है, और अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालता है, स्माइल करता है और कुछ देर के लिए खेलता है। तो ऐसा जो है वो बेबी वो 1 महीने के बाद ही 1 महीने के अंदर अंदर ही करना शुरू कर देते हैं, और दिन पर दिन उनकी ये जो आदत है वो बढ़ती जाती है। तो ये बहुत ही नॉर्मल और हेल्दी बेबी होने की निशानी है। अगर आपका बेबी ऐसा नहीं कर पा रहा है तो आपको इसे डॉक्टर को बताना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बेबी कितना कंफर्टेबल है और कितने अच्छे से खेल रहा है। तो इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका बेबी और आप बहुत ही अच्छे से रह पाएंगे। बेबी बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा और आपको परेशान भी नहीं करेगा। इसके अलावा डॉक्टर के दिए हुए आप D3 ड्रॉप्स जो होते हैं, जो डॉक्टर बेबी के बर्थ के 3rd डे के बाद पिलाने को बोलते हैं, तो D3 ड्रॉप्स डॉक्टर के कहे मुताबिक आपको बेबी को देने हैं कम से कम 1 साल तक। और मल्टीविटामिन ड्रॉप्स भी डॉक्टर देते हैं, तो वो भी आपको डॉक्टर के कहे मुताबिक यूज़ करने हैं। इसके अलावा आपको बेबी को कॉलिक पेन के लिए जो ड्रॉप्स आते हैं वो भी अपने पास रखने हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से बेबी को अगर किसी वजह से बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा हो, तो अगर रात को ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप बेबी को कंफर्ट देने के लिए वो ड्रॉप्स इस्तेमाल कर पाएँ। तो इसलिए आपको ये 3 चीज़ें जो है वो अपने पास ज़रूर से रखनी है। और अगर आप डॉक्टर के पास आते जाते रहते हैं तो आपको इन 3 दवाइयों को अपने पास रखनी है और उसे जो है वो रेगुलर देते रहना है। अगर आपका बेबी बार बार उल्टी कर रहा है तो आपको डॉक्टर को बताना है। अगर डॉक्टर से अच्छे से देखकर बताएं कि उसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो रहा है, तो उसके लिए बेबी के लिए आपको वो दवाई ज़रूर देंगे। तो वो दवाई आपको इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे बेबी को 2 महीना कंप्लीट होने में अभी 10 दिन की देर है, और माशाल्लाह ये कितना एक्टिव हो रहा है और बहुत ही अच्छे से मुझे देखकर खेलता है और बातें करता है। तो यहाँ पर जो है ईद मिलाद का दिन था, तो मैंने इसे इस तरीके से रेडी किया था, माशाल्लाह आप देख सकते हो। इसके अलावा बेबी जो है इस तरह से अकेले खेलते रहते हैं, तो आपको बेबी को टॉयज़ बताने हैं, कलर्स दिखाने हैं और बेबी के साथ बातें करनी है। तो जिससे बेबी को जो IQ लेवल है वो बढ़ता है और बेबी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस तरह से जब सेकंड मंथ ख़त्म होने आता है, जब जो है बेबी अपने हाथों को मुंह में लेते हैं और इस तरीके से अपने दांतों से, अपने मसूड़ों से अपने हाथों को प्रेस करते हैं, तो ये भी बहुत ही नॉर्मल साइन है, आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये धीरे धीरे
और बढ़ता है। जब तक कि बेबी की टीथिंग नहीं हो जाती है तब तक कि बेबी इस तरीके की चीज़ें करते रहते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको बेबी को भी क्लीन रखना है और बेबी के लिए जो टॉयज़ आप देते हो वो टॉयज़ को भी अच्छे से क्लीन करना है, ताकि बेबी को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो पाए। अगर आपको लग रहा है कि बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा है तो आपको सबसे पहले बेबी को फीडिंग कराना है। अगर बेबी फीडिंग भी नहीं कर कर रहा है तो आपको उसे बर्प करवाना है, और बर्प करवाने के पर भी बेबी अगर चुप नहीं हो रहा है तो आपको बेबी का डायपर चेंज कराना है और उसे एक अच्छी सी पोजीशन में उचकना है। जैसे कि आपको डॉक्टर्स बताते हैं आजकल कि अपने हाथों पर बेबी को उल्टा रखना है और उसे उसकी गर्दन को अपनी हथेलियों से पकड़ना है। और इस तरीके की पोजीशन से अगर आप बेबी को पकड़ेंगे तो बेबी बिल्कुल भी नहीं रोता है और बेबी को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और बेबी का डायपर और कपड़े चेंज कर दे तो बेबी को भी बहुत ही अच्छा लगेगा और बेबी बहुत ही खुश रहेगा। और अगर फिर भी बेबी नहीं रो रहा है तो आपको बेबी को समझ जाना है कि आपके बेबी को कॉलिक पेन हो रहा है। तो डॉक्टर की दी हुई जो ड्रॉप्स होती है कॉलिक पेन के लिए वो आप उसे दे सकते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर में बेबी चुप हो ही जाएगा। और अगर फिर भी बेबी चुप नहीं हो रहा है तो आपको उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा बेबी है वो बहुत ही अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ग्रो कर रहा है। और उसके लिए मैंने जो भी कपड़े लिए हैं वो आप देख सकते हो। ये सारे जो कुछ कपड़े हैं वो हमें गिफ्ट में भी आए हैं और कुछ कपड़े हमने खुद भी लिए हैं। तो जितने भी कपड़े हैं वो आप देख सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबल क्लॉथ के हैं, बहुत ही सॉफ्ट और कॉटनी मटेरियल में है। और हो सके तो आपको इस तरीके के जो शर्ट्स होते हैं जिसमें आगे की तरफ बटन होते हैं वो कपड़े ही लेने हैं, क्योंकि वो बच्चे को पहनाने में और उतारने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। तो आप इस तरीके के कपड़े ही ज़्यादा इस्तेमाल करें। और हो सके तो बेबी के लिए फुल लेंथ वाले कपड़े ही ले जिसमें पूरे पैर के लिए पैंट हो और पूरी स्लीव हो, क्योंकि बेबी को इससे ज़्यादा हवा भी नहीं लगती है डायरेक्ट, और बेबी को मच्छर और कीड़े मकोड़े भी परेशान नहीं करते हैं। इसके अलावा बेबीज़ के जितने भी आपके पास टॉयज़ अवेलेबल हों तो वो टॉयज़ आप हर इस्तेमाल के बाद हल्के गुनगुने पानी में हल्का सा सर्फ़ या लिक्विड सोप डालकर उसे अच्छे से वॉश कर लें और फिर ही बेबी को क्लीन करके दें। इससे बेबी को इन्फेक्शन नहीं होता है। और हो सके तो बेबी को मुंह और हाथ है वो दिन में 3-4 बार आपको वार्म वाटर से धुलाने हैं, जिससे बेबी के जो हाथ है वो बार बार वो बेबीज़ मुँह में लेते हैं और सेकंड मंथ के दौरान से ही। तो उससे क्या होता है कि बेबी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि बेबी को बहुत ही अच्छे से क्लीन रखना है और उसकी टॉयज़ को भी क्लीन रखना है, उसकी सारी ही चीज़ों को बहुत ही अच्छे से क्लीन रखना है ताकि बेबी को इन्फेक्शन बिल्कुल भी ना हो और बेबी जो है वो बहुत ही सेफ़ और हेल्दी रहकर ही ग्रो करे। नॉर्मली वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो तो लगभग 4 से 5 साल तक बेबीज़ में होते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से सफाई का और उसकी अच्छे खाने का और उसकी आदतों का ख्याल रखेंगे तो क्या है कि आपका बेबी बहुत कम बीमार पड़ेगा और बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। इसके अलावा बेबी के जो वैक्सीनेशंस होते हैं जो 1.5 महीने में बेबी को रखा जाता है और फिर 2.5 महीने में रखा जाता है, तो वो सारे जो वैक्सीनेशन है उसके दौरान भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब भी आप वैक्सीनेशन करवाएं तो आपको अच्छे से ध्यान से बेबी को वैक्सीन लगवानी है। आपको ध्यान रखना है कि वैक्सीन कहीं एक्सपायर तो नहीं है और जो लोग उसे वैक्सीन रख रहे हैं वो सही तरीके से रख रहे हैं या नहीं। और जैसे ही वैक्सीन लग जाए और आप बेबी को घर पे लेके आए तो बेबी को आपको पेन किलर देनी है हर 4 से 5 घंटे के दौरान में। बेबी का बहुत ख्याल रखना है कि बेबी को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार तो नहीं आ रही है, और अगर बेबी बहुत ज़्यादा परेशान करे तो आपको उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। और आपको बहुत ही अच्छे से बेबी को वैक्सीनेशन के दौरान ख्याल रखना है और इस तरीके से बेबी को टमी टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो टमी टाइम देने से बेबी का जो एक्स्ट्रा गैस है वो निकल जाता है। बेबी को अगर टॉयलेट लगती है तो बेबी इस तरीके से बहुत ही अच्छे से उनका पेट क्लीन हो जाता है। पेट दबने की वजह से वो बहुत ही अच्छे से अपने पेट को क्लीन कर लेते हैं। तो जब बेबी आपको लगे कि हाँ बेबी को अभी टॉयलेट हो रहा है तो आप इस तरीके से बेबी को लेटा दें तो वो बहुत ही अच्छे से कर लेगा
और उसे कंफर्ट रहेगा। और इस तरीके से जो टमी टाइम देना है बेबी को, तो वो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपने सुने ही होंगे। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो इस तरीके से रिकमेंड करते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से पिल्लों के ऊपर भी बेबी को कर सकते हैं, या फिर अपनी गोद में भी अपने एक पैर को ऊंचा रख कर उसे आप इस तरीके से टमी टाइम दे सकते हो। और इस तरह टॉयज़ देकर बेबी को आप खेलने के लिए वो कर सकते हो। तो बेबी जो है इससे डाइवर्ट रहेगा और ज़्यादा टाइम टमी टाइम मिलेगा उसे। और अगर बेबी बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगे और रोने लगे तो आपको फिर उसे ऐसे नहीं रखना है, आपको उसे नॉर्मल पोजीशन में लेकर आना है। और बेबी का स्लीपिंग पैटर्न है वो उस टाइम पर थोड़ा ज़्यादा ही रहता है सेकंड मंथ के दौरान में। तो बेबी बहुत कम खेलते हैं, ज़्यादा टाइम सोते ही रहते हैं। आपको बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बेबी के रोने पर आप डायपर चेक करें, उससे सबसे पहले बर्प करवाएं, उसके बाद उसे फीडिंग करवाएं, और हो सके तो उसे चेंज कर दें, जिससे बेबी बहुत ही आराम फील करेगा और उसे अच्छा लगेगा। और अगर आप अकेले हैं तो भी आपको ज़्यादा टाइम बेबी के साथ स्पेंड करना है, क्योंकि बेबी कुछ दिनों में बड़ा हो जाता है तो फिर आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। और बेबी जो है वो कुछ जो 2 5 6 महीने होते हैं उस दौरान ही बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं हमें, लेकिन वो दिन हमें उसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा बिताने होते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जो है बेबी अपने आप ही सब कुछ सीखते हैं। तो गाइस मैं अपने बारे में बता दूं कि जो मेरा बेबी पैदा होने वाला था तो मेरे मम्मी डैडी हैं वो आए थे मेरे पास रुकने के लिए, और उन्होंने 1 महीने तक यहाँ पर रुककर मेरी और मेरे बेबी की बहुत ज़्यादा देखभाल की। और उसके बाद मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस हूँ, तो मम्मी पापा तो चले गए थे अपने घर पे, और देखते देखते ये मेरे 2 मंथ है वो कंप्लीट हो गए मेरे बेबी के अल्हम्दुलिल्लाह, और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।